मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वो सारे जो आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए आपकी क्लास होने वाली है। चाहे आप टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग है आपका जो डिफेंस से संबंधित है, पुलिस से संबंधित, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ सीआरपीएफ वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपके लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, एक भी चीज़ को आपको मिस नहीं करना है, चीज़ों को ध्यान से आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। एक एक चीज़ को हम यहाँ पर डीपली लेकर चलेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे। तो एक बार सभी बच्चों को सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आज के लिए हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री, ठीक है ना, पूर्व विदेश मंत्री जिनका नाम है निकोस क्रिस्टो, क्या नाम है, निकोस क्रिस्टो, ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। नाम क्या है, निकोस क्रिस्टो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये पूर्व विदेश मंत्री, यानी कि इनके पास पहले विदेश मंत्री का पद था और अब ये क्या बने हैं, ये राष्ट्रपति बने हैं। साइप्रस के हैं, मालडोवा के हैं, सोलोमन के हैं या पोर्ट लुइस के हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली फॉर्मर डॉक्टर विदेश मंत्री, क्या है ये, विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर आप इनको कह सकते हैं। कौन है, फॉरेन मिनिस्टर हैं जो निकोस क्रिस्टो इनका नाम है। ये साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के, ये साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे पड़ोसी कंट्री है नेपाल, नेपाल के अभी प्रधानमंत्री क्या हुए हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दल प्रचंड वहां के जो प्रधानमंत्री अभी बनाए गए हैं, विद्या देवी भंडारी वहां की क्या है, विद्या देवी भंडारी वहां की राष्ट्रपति हैं, जो कि आपके अभी प्रधानमंत्री बने। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री वहां के नियुक्त किए गए हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लिखते हुए इन चीजों को आपको चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में G20 कृषि कार्य समूह बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा। कलकत्ता में, बेंगलुरु में, आगरा में या इंदौर में। वेयर वाज द G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार यानी कि 2022 से 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास G20 की अध्यक्षता है, ठीक है ना। तो इसकी विभिन्न बैठकें भारत के अन्य अन्य शहरों में, अन्य अन्य प्रदेशों में हो रही हैं। विभिन्न प्रदेशों में इसकी जो है बैठकें की जा रही हैं। तो उसी क्रम में एक बैठक है जिसका नाम है कृषि कार्य समूह बैठक। इसका आयोजन कहां पर हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आयोजन हुआ ये इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर, इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। जबकि इसकी सबसे पहली जो बैठक हुई थी, जिसको शेरपा बैठक के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। सभी जो G20 देश हैं इनके शेरपा, शेरपा का मतलब होता है एक तरीका से जो गाइड करता है। जैसे भारत के जो शेरपा है, ये कौन है, ये अमिताभ कांत को भारतीय शेरपा बनाया गया है। तो ये जो आपको ध्यान रखना है, शेरपाओं की बैठक हुई, ये उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में सबसे पहली G20 की जो बैठक थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इंदौर में इसका आयोजन किया गया। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा मध्य प्रदेश में काफी इवेंट्स यहाँ पर हुए हैं। जैसे जो प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस था, ये भी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया युवा जो खेल यूथ गेम का आयोजन किया गया था,
ये भी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, तो अभी वहाँ पर जो आंकड़े निकल कर सामने आए, आप कह सकते हैं उसका जो फाइनल रिजल्ट आया, इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है। ठीक है ना, महाराष्ट्र कौन से नंबर पर? महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा था और हरियाणा सेकंड नंबर पर रहा था। इस नंबर पर हरियाणा सेकंड नंबर पर था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बैठक हुई ये कहाँ पर हुई? ये इंदौर में बैठक हुई। आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में अभी G20 महिलाओं के लिए, ठीक है ना, महिला जो उद्यमी हैं उनके लिए यहाँ पर बैठक की गई थी आगरा में। और भी बैठकें यूपी में होनी है, तो वो भी हमें चीजें यहाँ पर देखनी है कि कहाँ पर कौन सी बैठकें होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़। रिसेंटली विच स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्णन हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? जम्मू एंड कश्मीर के, अंडमान निकोबार के, लद्दाख के या चंडीगढ़ के? तो ध्यान रखिएगा, जो राधाकृष्णन माथुर है इन्होंने अपने पद से जो इस्तीफा दिया, ये लद्दाख के क्या थे? उपराज्यपाल इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह कोश्यारी ने भी इस्तीफा दिया था। किसने? भगत सिंह कोश्यारी ने भी इस्तीफा दिया था। ये आपको मैं यहाँ पर बताने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे हमारे राज्यपाल हैं जिनका जो है एक राज्य से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया गया है, लेकिन आपके जो राधाकृष्णन माथुर हैं और आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है एक तरीका से इस्तीफा दिया है, ये इनका ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ है। तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। कहाँ के? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अगर वर्तमान में मैं बात करूं तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस को बनाया गया है। लिखेंगे, रमेश बैस को राज्यपाल बनाया गया। साथ ही साथ लगभग 13 ऐसे राज्यपाल हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, कुछ ऐसे हैं जिनकी नव नियुक्तियां की गई। तो वो एक वीडियो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलने वाला है, जिसमें सारी चीजें आपको वहां पर कवर कराई जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो मनोज सिन्हा है। ठीक है ना, कौन है? मनोज सिन्हा है, ध्यान रखेंगे। कोई चीज इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो अपडेट करा दिया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें तो DK जोशी है। कौन है? DK जोशी है। ठीक है ना, और अभी लद्दाख के बारे में भी आपको अपडेट करा दिया जाएगा, लेकिन अब फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ के आप सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा कि जो चंडीगढ़ है इसके राज्यपाल कौन है? चंडीगढ़ के राज्यपाल आपको कमेंट में बताने हैं कि कौन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय चावल सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेशनल राइस कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या बिहार? तो ये इसको चावल का जो दूसरा राष्ट्रीय संस्करण हुआ, ये कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय संस्करण चावलों का जो राष्ट्रीय संस्करण हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये ध्यान रखिएगा, ये हुआ है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में इसका दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। उड़ीसा की हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये है नवीन पटनायक, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। वर्ल्ड कप 2023 का यहाँ पर आयोजन किया गया था। वर्ल्ड कप 2023 लिखेंगे, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का यहां पर आयोजन किया गया। आपको कमेंट में बताना है कि वर्ल्ड कप 2023 जो हॉकी है ये किसने जीता है। ठीक है ना, मोबस सेवा जो थी, इसको क्या किया गया है? मोबस सेवा को UN पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? UN पुरस्कार से सम्मानित यहां पर किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चीजें क्लियर है या नहीं? ठीक है ना, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहाँ की कालिया योजना है, जिसको कलिया या कालिया योजना भी कहते हैं, ये उड़ीसा सरकार की ही है। किसकी है? ये उड़ीसा सरकार की है, जिसमें किसानों को एक साल में, एक वर्ष में 2 बार आर्थिक सहायता यहाँ पर प्रदान की जाती है, जिसमें 3,000 रुपये हाफ ईयरली के रूप में इनको दिए जाते हैं, या एक वर्ष में आप कह सकते हैं टोटल
6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। नोवाखाई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में ही इसको मनाया जाता है। रज पर्व या राजा पर्व भी आपका उड़ीसा में ही मनाया जाता है। जगन्नाथ यात्रा है, पूरी मंदिर है, ठीक है ना। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, पूरी ये कोणार्क मंदिर है। चिल्का झील यहाँ पर स्थित है। भीतरी कनिका वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निशुल्क कराने की घोषणा की है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके लिए काफी चीजें बदल रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, उत्तराखंड के बारे में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड जो है देश का सबसे जो कह सकते हैं कि सबसे भयंकर कानून लेकर आया। अगर मैं भयंकर शब्द की यहाँ पर यूज करूं तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, भयंकर ही वो कानून है। अगर उत्तराखंड राज्य में कोई भी व्यक्ति नकल करता हुआ पकड़ा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नकल कराता है उसका सहायक है, उसकी वहां पर आपको ध्यान रखना है आजीवन कारावास तक का उसको प्रावधान उस संशोधन में किया गया है, उस कानून में दिया गया है। उसकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी और उस पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान उस कानून में अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो इसको फ्री यानी कि निशुल्क कराने का जो प्रावधान है, ये किसने किया? ये किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि हमारे यहाँ पर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, या तो वो किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो उनको जो आर्थिक सहायता दी जाएगी वो सरकार के द्वारा दी जाएगी, या सरकार जो है अपने स्तर पर ऐसे संस्थानों को बढ़ावा देगी, ठीक है ना, या सरकारी संस्थानों को बढ़ावा देगी जो वहां पर निशुल्क उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन जो कराती है संस्थाएं, उनको वहां से जोड़ा जा सके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें की जाएगी राजस्थान के द्वारा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार है। कौन सी सरकार है? कांग्रेस सरकार है। अशोक गहलोत यहाँ के राज्य मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत। ध्यान रखिएगा, कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है, ध्यान रखेंगे। तो ये अभी किया गया है किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा ये किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा ईगल, जिसको अघोब 44 कहा जाता है, किस देश की भूमिगत हवाई अड्डा है? ये अघोल जो न्यूज में अभी रहा ईगल इसको कहा गया, तो ये किसका भूमिगत हवाई अड्डा है? इस देश का पहला ये भूमिगत हवाई अड्डा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का है, इजराइल का है, ईरान का है, या अमेरिका का है? ध्यान रखेंगे, ये जो भूमिगत हवाई अड्डा है ये ईरान का है। किसका है? ये ईरान एक देश है, इसका ये हवाई अड्डा है, ये एक खाड़ी देश है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर ये भूमिगत इसका पहला हवाई अड्डा है, ठीक है ना। कैसा है? ये भूमिगत पहला इसका हवाई अड्डा है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ईरान के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर एक चाबहार बंदरगाह है। कौन सा है? चाबहार बंदरगाह है, जो भारत की सहायता से इसको विकसित किया गया है। और चाबार सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहां पर हुआ था? क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा ध्यान रखना, ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। चीजें क्लियर हुई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ से आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बॉस सीजन 16 के विजेता कौन बने हैं? सिद्धार्थ शुक्ला, एमसी स्टैन, शहनाज गिल, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई आप इसको कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो हु हैज बिकम द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 16, यानी कि 16वां इसका संस्करण था बिग बॉस का। तो इसका जो 16वें संस्करण का विजेता रहा, ये कौन रहा है? सिद्धार्थ शुक्ला है, एमसी स्टैन है, शहनाज गिल है। तो ध्यान रखिएगा, ये है एमसी स्टैन। कौन है? एमसी स्टैन इसके विजेता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन के द्वारा लाइफ, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, विश्व आर्थिक मंच। इनमें से कोई नहीं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइज हैज रिलीज लाइफ। लाइफ का मतलब है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका जो सेंस अगर आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो ध्यान रखना, ये लाइफ है, इसका मतलब है कि आपको पर्यावरण के अनुसार, ध्यान से सुनेंगे, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो लाइफ है इसका उद्देश्य क्या है या इसका मोटिव क्या है,
क्यों ये शब्द लाया गया, तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही शब्द को लाया गया था, लाइफ को। और इसका जो मतलब है वो ये है कि पर्यावरण के अनुसार आपको अपना लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली को बदलना होगा। ठीक है ना, क्या करना होगा, पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। इसी को कहा गया है लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, चीजें क्लियर हैं या नहीं, जल्दी से एक बार बच्चे बताने का आप प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये अभी जो रिपोर्ट जारी की गई, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, ये रिपोर्ट जारी की गई अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो है अपनी, आप कह सकते हैं भारत जो है पूरी दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी आने वाले 2, 4, 5 साल में भारत को उससे आधी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए भारत को अपने विकल्प ढूंढने होंगे। ठीक है ना, भारत को अपने विकल्प के रूप में ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी को ढूंढना होगा, ऐसे जो है विकल्प ढूंढने होंगे, अल्टरनेटिव ढूंढने होंगे जो एक परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उस पर निर्भर ना रहना पड़े। ठीक है ना, तो ये अभी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। आपसे पूछ लिया जाएगा, लाइफ के बारे में पूछ लिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक अंतरराष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल के 22वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, ललित कला अकादमी, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कलकत्ता। Recently 22nd edition of the annual International Theatre Festival was organized where National School of Drama, Academy of Fine Arts, the तालकटोरा स्टेडियम ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, सुभाष चंद्र म्यूजियम कलकत्ता। तो ध्यान रखेंगे, ये अभी जो आपका थिएटर फेस्टिवल हुआ ये कहां पर हुआ, आपने एनएसडी का नाम सुना होगा, एनएसडी, ठीक है ना, एनएसडी का आपने नाम सुना होगा, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और अगर वर्तमान में इसकी मैं बात करूं, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन है, अध्यक्ष हैं अनुपम खेर, सॉरी प्रेस रावल। कौन है, प्रेस रावल इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, एनएसडी मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है ना, क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वार्षिक यहाँ पर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक क्या है, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां से कलाकार निकलते हैं। ध्यान से शब्द को आप सुने, कलाकार की बात कर रहा हूं, एक्टर्स अलग हैं, कलाकार अलग हैं। ये यहाँ पर एडमिशन होता है आपका प्रॉपर जो है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका वहाँ पर मेरिट में देखा जाएगा आप उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक्टिंग की दुनिया में जाने के लिए आपको वहाँ पर प्रोफेशनली तैयार किया जाता है। ठीक है ना, ये प्रोफेशनली कोर्स होता है। उसके बाद आपका स्ट्रगल लाइफ वहाँ पर शुरू होती होगी। जैसे आपने किसी भी ऐसे कलाकार के जो इंटरव्यू देखे होंगे, सुने होंगे कि मैंने 4 साल तक एनएसडी में मैं रहा, उसके बाद स्ट्रगल की मेरी ये लाइफ रही। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। जैसे आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं, जैसे आप आईएम में एडमिशन लेते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर एडमिशन लेना होता है। उसके बाद आप इसको कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो है आपके पास डिग्री हो जाती है, तो आप क्या है, काम के लिए, एक्टिंग के लिए या रोल के लिए आप जाते हैं कि भाई हमें रोल दीजिए, हमने भी एक्टिंग की है। उस पर डिपेंड करता है कि आप प्रोफेशनली कितना स्किल आपके अंदर है। ठीक है, चलिए ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। डॉक्टर पेगी मोहन को, गीतांजलि श्री को, विक्रम सेठ को या संजय बारू को। हु हैज रिसेंटली रिसीव द अवार्ड ऑफ आपका मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 23 फॉर द इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर। तो ध्यान रखिएगा, ये है डॉक्टर पीगे मोहन। कौन है, ये है डॉक्टर पेगी मोहन, जिनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार, मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 से। टॉम ऑफ सैंड इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। संजय बारू काफी फेमस आप कह सकते हैं राइटर है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पर एक मूवी भी बनी है। ठीक है ना, तो ये आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि इनकी बुक के ऊपर जो मूवी बनी है उसमें ये किस पर आधारित है, तो ये मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित है।
मनमोहन सिंह का जीवन कैसा रहा, उस पर ये पूरी बुक आधारित है। ठीक है ना, चीजें क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी डाउट आपका यहाँ पर नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर पोगी मोहन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए पीसा प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टडीज स्टूडेंट्स असेसमेंट प्रोग्राम के लिए ओसीईडी के साथ समझौता किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका पीसा है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये एक प्रोग्राम है जो ओसीईडी कराता है, एक संस्था है ओसीईडी। तो ध्यान रखिएगा, ऑयल कॉरपोरेशन एंटरप्रेन्योर, और ये एक संस्था है ऑयल कॉरपोरेशन वालों की। ठीक है ना, तो ये एक जो है प्रोग्राम कराते हैं, एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं। उनका देखना होता है कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में किस देश के बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भारत की अगर बात की जाए, भारत में इन बच्चों का जो देखा जाए, जो इसमें प्रतिभाग करते थे, हालांकि अब तो ये बंद करा दिया गया था कुछ समय पहले, लेकिन पहले इस प्रतियोगिता को भारतीय किसी भी बच्चे ने पास अब तक नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, इसमें आपके जीवन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है, इसका मोरल जो नॉलेज है वो कैसी है, एथिकल नॉलेज कैसी है, ठीक है ना, इसका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, ये प्रेशर झेल पाएगा या नहीं पाएगा, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी इसमें चेक की जाती है, लेकिन इसको अभी तक कोई भी भारतीय पास नहीं कर पाया। तो इस पहल में भारत के एक राज्य है गुजरात ने अपनी रुचि दिखाई है, और इसने कहा है कि हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, या हम इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहेंगे, और हमारे यहाँ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें जो इसको पास करें। तो ये गुजरात राज्य के द्वारा अभी इसको किया गया है। देश का पहला कौन सा नगर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला निकाय बन गया है? दिल्ली नगर निगम, मुंबई नगर निगम, इंदौर निगम, या इनमें से कोई नहीं? विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट बॉडी इज द कंट्री टू द लॉन्च ग्रीन बॉन्ड? अब ये ग्रीन बॉन्ड है क्या, मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कोई नगर निगम है, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है ना, आप उसको समझने का प्रयास करें। कोई भी एक संस्था है, आप इसको नगर निगम मान सकते हैं, कोई संस्था मान सकते हैं, कोई बैंक मान सकते हैं, कोई ग्राम पंचायत आप इसको मान सकते हैं, या कोई संगठन आप इसको मान सकते हैं। ये संगठन आपको एक पत्र देगा जिसको बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बस एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपको समझ लीजिए। आपको ये कोई पत्र देगा, पत्र के बदले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मान के चलिए इन्होंने कहा कि आप हमारे पास पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा और आपको हम ब्याज दर, सबसे अच्छा ब्याज दर देंगे। ठीक है ना, जितना आप बैंक में जमा करते हैं उससे अच्छा बैंक ब्याज दर आपको हम देंगे। तो ये अभी कहा है किसने, इंदौर निगम ने कहा कि आप हमारे पास जो है क्या कीजिएगा, हमारे पास पैसा जमा आप करें और हम आपको वार्षिक 8.5% का ब्याज देने के लिए तैयार हैं। अब ये ग्रीन बॉन्ड इनको क्यों बोला गया, ये शब्द क्यों बोला गया? ठीक है ना, ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि जो पत्र है ये हरा या हरे रंग का होगा। ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये है कि जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इस बॉन्ड के माध्यम से जो भी इन्वेस्ट इनके पास आएगा, वो इस जो ये इंदौर नगर निगम है, ये उसकी साफ सफाई में लगाएगा। ठीक है ना, जो नगर निगम का क्षेत्र है उसकी साफ सफाई में इसको लगाया जाएगा। इसी को ग्रीन बॉन्ड कहा गया है। चीजें समझ गए होंगे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। 8.5% तक का ये ब्याज देने के लिए तैयार है। तो ये देश का पहला ऐसा नगर निगम बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। आपको एक पत्र दिया जाएगा, वो गारंटी पत्र होता है। ठीक है ना, गारंटी पत्र का मतलब ये है कि आपको, आपने जितने भी पैसे जमा कराए उसमें सारी बातें लिखी होंगी कि भाई इस व्यक्ति ने, इस नाम के व्यक्ति ने इतने रुपए हमें यहाँ पर दिए हैं, जिसको हम 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से रिटर्न करेंगे। ठीक है ना, इसका जो पैसा है, इतना पैसा है हमारे पास ये रखा हुआ है। तो वो बॉन्ड आपके लिए शपथ पत्र हो जाता है, गारंटी कार्ड हो जाता है। इन फ्यूचर आपको इनसिक्योरिटी महसूस ना हो तो वो उसको आपको एक तरीका से दिया जाता है कि आप इसको कहीं भी जाकर इसको आप हमारे पे केस कर सकते हैं अगर हम आपके साथ कोई भी जालसाजी करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका अब्राम नामक युद्ध टैंक किस देश को दे रहा है? अमेरिका का एक टैंक है जिसको अब्राम कहते हैं, ये अमेरिका किस देश को दे रहा है? भारत को, ईरान को, यूक्रेन को, या पाकिस्तान को? तो रिसेंटली विच कंट्री अमेरिका इज गिवन ए वॉर टैंक नेम्ड अब्राम? तो ये यूक्रेन को अमेरिका दे रहा है।
ठीक है। अमेरिका जो है ये यूक्रेन को दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन और रशिया के मध्य लगभग 1 साल के आसपास युद्ध जो है वो हो चुका है, चल रहा है, 1 साल लगभग आसपास हो गया है। ठीक है ना। तो ये काफी सहायता उसकी कर रहा है। जो नाटो कंट्री है, आपके जो नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो कंट्रीज हैं, ये सभी यूक्रेन की वहां पर सहायता कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व का कौन सा देश WTO एग्रीमेंट फिशरी सब्सिडरी की औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने वाला देश कौन सा बना है? भारत है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है या चीन है? ठीक है ना। ये आपको अभी ध्यान रखना है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अभी इसकी जो मीटिंग हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी मीटिंग हुई थी। तो WTO के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि सभी जो देश हैं, जो WTO के सदस्य हैं, सभी देश क्या कीजिएगा, जो आप मछुआरों को सब्सिडी देते हैं उसको आप बंद कीजिए। आप उसको बंद कीजिए। उस सब्सिडी को बंद करने का रीजन इन्होंने बताया कि जो ये मछुआरे हैं ये ओवर फिशरी कर रहे हैं। ओवर क्या कर रहे हैं? ओवर फिशरी का मतलब ये है कि ओवर फिशरी मतलब ये ज्यादा मछलियों को पकड़ रहे हैं, अवैध रूप से भी मछलियों को पकड़ रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बंद किया जाना चाहिए। तो भारत ने कहा कि हमारी जो संख्या है, अगर हम बात करें, हमारे जो राज्य हैं, जो आपके समुद्री तटीय राज्य हैं, उनका जो मेजर देखा जाए तो यही उनका उद्योग है, व्यापार है। अगर हम उनको बैन कर देंगे या सब्सिडी बंद करेंगे तो उन पर आर्थिक रूप से काफी संकट हो सकता है। तो भारत ने इसको मना कर दिया, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इसको स्वीकार किया है। तो ये पहला देश बना है जो सब्सिडी मछुआरों के लिए बंद करेगा। ठीक है ना। जो उनको आर्थिक सहायता के रूप में चीजें दी जाती हैं उसको बंद करने वाला ये पहला देश बन चुका है। तो इस एग्रीमेंट को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा है? ये भी स्विट्जरलैंड ही है। चीजें क्लियर हुई या नहीं? एक बार कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 10वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने, राजनाथ सिंह ने, द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी ने, किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, जो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 10वें दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का है, इसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भारत की पहली ST जनजाति जो होती हैं उनकी ये राष्ट्रपति बनी है। चीजें क्लियर है या नहीं? आगरा के बारे में मैंने आपको बताया है कि आगरा में अभी आपका महिलाओं के लिए उद्यम G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है ना। चलिए, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। आप उसको कल भी क्लास में पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है ना। कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर सोल्व करने हैं। तो आइए एक बार सभी बच्चे, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के होंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक है ना। आपको यहाँ पर बताना है कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितना आपने इसमें स्कोर किया। ठीक है ना। आपके राइट कितने रहे, आपके रोंग यहाँ पर कितने, सभी को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विनायक दामोदर सावरकर ने या विपिन चंद्र पॉल ने? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत? तो ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत जो है ये विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर ने इस संस्था की स्थापना की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था? BD सावरकर के, भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, अरविंद घोष के अगेंस्ट हुम वाज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रजिस्टर्ड? आपने देखा होगा कि लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में होता है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि 1928 में जो बाल गंगाधर तिलक थे, सॉरी लाला लाजपत राय जो थे, इनको लाठी मारकर लाठी जो इनके सिर में लगी थी, हत्या हो गई थी। तो उसका बदला लेने के लिए जो हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, ठीक है ना, भगत सिंह, राजगुरु और बुटकेश्वर दत्त, इन्होंने प्लान बनाया था सैंडर्स की हत्या के लिए। और उसके बाद इन्होंने जो है असेंबली बम कांड किया था। ठीक है ना। तो उसी को लाहौर षड्यंत्र केंद्र के मामले में एक तरीका से जोड़ दिया गया। तो इसके जो मुख्य अभियुक्त थे ये कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? ये भगत सिंह थे, ध्यान रखिएगा। और भगत सिंह और राजगुरु बुटकेश्वर दत्त को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के
मामले में। चलिए नेक्स्ट है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1958 में 1858 को सॉरी को घोषित किया गया था। यानी कि कंपनी का जो सम्राट घोषित किया गया, ये कब किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ये 1 नवंबर 1958 को। तो ये जो एक तरीका से सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में या इलाहाबाद में? The transfer government for the company, the emperor was announced by Lord Canning on November 1858। तो ध्यान रखेंगे ये इलाहाबाद में इसका क्या किया गया था? इलाहाबाद में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर महारानी को यहाँ पर क्या बना दिया गया था? समग्र यहाँ पर भारत की समग्र की उपाधि यहाँ पर इनको दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? 2001 में, 2005 में, 2004 में या 2002 में? जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसको 2005 में लागू किया गया था, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या होता है? जो सेल्फ प्रेशर ग्रुप होते हैं, सरकार बनाने का, अपनी महत्वपूर्ण हित पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने का, जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालने का, मध्यावधि चुनाव कराने का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप इन अ डेमोक्रेसी? फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रेशराइज द government of fulfill its own interest, the put pressure on the government for the public interest, holding mid term election। तो ध्यान रखेंगे ये लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह कार्य जो है ये किसने बनाया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपनी हित पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। जैसे किसी ने मजदूर संघ बना लिया, किसी ने छात्र संघ बनाया, किसी ने किसान संघ बनाया, ठीक है ना, किसी ने महिला संघ बनाया, किसी ने सामुदायिक संघ बनाया, ठीक है ना। तो ये इनका जो कार्य है प्रेशर जनरेट करना सरकार पर अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, लाल सागर व कैस्पियन सागर। तो ध्यान रखेंगे जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? कागज तथा पल्प, कपड़ा उद्योग, थर्मल पावर या अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग जिसको आप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री कंज्यूम मैक्सिमम वाटर इन इंडिया? तो ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्यादा जो जोड़ा जाता है या सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं पानी की खपत होती है, ये किसमें होती है? ये कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल उद्योग में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। किसमें? टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा पानी का यूज वहां पर होता है। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृति नाटक जो है, संस्कृत नाटक जिसको नागानंद कहते हैं, की रचना किसने की? प्रभाकर वर्धन ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बिंदुसार ने। द संस्कृत ड्रामा नागानंदा वाज कंपोज्ड बाय विच रूलर? तो ध्यान रखिएगा ये हर्षवर्धन ने इसको क्या किया है? इसकी रचना की है। हर्षवर्धन की और रचना की हम बात करें तो आपने पढ़ा होगी रत्नावली, आपने सुना होगा। कौन सी? रत्नावली। रत्नावली भी इनके द्वारा ही लिखी गई। अच्छा, हर्षचरित एक पुस्तक है, हर्षचरित किसने लिखी? तो ये बाण भट्ट ने लिखी है। हर्षचरित किसने? बाण भट्ट ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल जिसको कहा जाता है पर पहला जीता था? सबसे पहले इसको जीता आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र ने या विजाल्य ने? विच ऑफ द फॉलोइंग चोलास किंग कॉन्क्रीट लंकास जिसको सिंगल आप कहते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट? तो ध्यान रखेंगे ये राजराज प्रथम थे जिन्होंने सबसे पहले इसको जीता था। सेकंड है आपका चेहलगानी या फोर्टी के रूप से विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था या रजिया? तो ध्यान रखेंगे ये बलबन के द्वारा इनको भंग कर दिया गया था। किसके? बलबन के द्वारा, जिसको आप लौह एवं रक्त नीति का क्या मानते हैं? लौह एवं रक्त नीति का जो है एक तरीका से शासक भी माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है ना। सीधा और पोपो जो प्रथाएं हैं ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये भी बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी, ठीक है ना। नवरोज त्योहार मनाने पर जो रोक लगाई गई वो किसके द्वारा लगाई गई? बलबन के द्वारा ही लगाई गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की क्लास
सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, एसएससी मेकर के द्वारा विभिन्न कोर्सेज आपके लिए चलाए गए हैं। सीआरपीएफ के लिए आपका अभय बैच है, सीजीएल के लिए आपका आरंभ बैच है, एसएससी एमटीएस के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, एसएससी सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच है। सभी बैचेस में आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, क्लास नोट दिए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी का आपको डिजाइन किया गया है, डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा दी गई है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करना है, जिससे जो कोर्सेज हैं इनका आप क्या कर सके, इनका आप जो है डेमो क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपका जो यूपी पुलिस की वैकेंसीज बच्चे पूछ रहे हैं कब आएगी, तो बहुत जल्द आएगी, जिसमें 40,000 आपके कांस्टेबल के पद होंगे, 3,000 आपके एसआई के पद होंगे, और आपको दिल्ली पुलिस भी ध्यान रखना है, दिल्ली पुलिस के 6,000 वैकेंसीज है भाई, ठीक है ना। तो ये एक आपका स्पेशल बैच है कांस्टेबल के लिए, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर कराया गया है, जिसमें आपको क्लास यहाँ पर डेली लाइव रिकॉर्डेड मिलेगी, सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा। दूसरा, बिल्कुल डाउट सेशन की आपको सुविधा दी गई है, अभी भी इस पर ऑफर चला हुआ है, मात्र 399 रुपये में आप इसको एक परचेज करके इसको इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास की जो टाइमिंग है, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, 9 बजे मैथ्स की, 11 बजे जीके जीएस की, 2 बजे आपकी स्टैटिक जीके, 4 बजे रीजनिंग होती है, 5 बजे आपकी सीआरपीएफ की क्लास है, 6 बजे आपकी जीके जीएस स्पेशल क्लास होती है, जो आपके सीआरपीएफ के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये मैथ्स और रीजनिंग की रात 8 बजे अजय सर के द्वारा क्लास होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक से सर चीज़ें यहाँ पर कराते हैं। आप हमें दिए गए लिंक पे भी फॉलो कर, जो लिंक है इस पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे एसएससी मेकर का ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स आप उसको यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपको जो हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ये ऑफिशियल लिंक दिया गया है आपके एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस पर लिंक पर जाना है, आपको बेल आइकन का बटन दबाना है और आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का आपका सेशन, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। कोई आपको लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आई है तो कल आप उसको पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।